निमंत्रण। भाग 1। पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदय पर हाथ फेरते हुए ये पंचम स्वर में गाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सोना से प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैंतरे बदल कर कहा, मार लिया आज। ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चित्र, सारे घर का न्योता, सारे घर का। वो बढ़कर बढ़कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी से ही अधीर हो गए हैं। सोना, कहीं पहले की भांति अब भी धोखा न हो, पक्का पोढ़ा कर लिया है ना? मोटेराम ने मूछें ऐंठते हुए कहा, ऐसा अक्सगुन मुंह से न निकालो। बड़े जब तब के बाद ये शुभ दिन आया है, जो तैयारियां करनी है कर लो। सोना, वो तो करूंगी ही, पर इतना भी नहीं जानती, जन्म भर घास थोड़े ही खोदती रही हूं, मगर है घर भर न मोटेराम। अब और कैसे कहूं, पूरे घर भर का। इसका अर्थ समझ में न आया? मुझसे पूछो, विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं है, मगर उनकी बात भी समझ लें तो उनकी विद्वता का महत्व ही क्या रहे। बताओ, क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूं, मगर तुम नहीं समझ सकी। बताओ, विद्वत्ता किसे कहते हैं? महत्व का ही अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हां, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उनका यही आशय निकालते हैं कि जो उनके अनुकूल हो। मुरादपुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों की इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे, ये निर्णय करना मेरा काम है। अगलू राम शास्त्री, बेनी राम शास्त्री, छेरी राम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, फेकू राम शास्त्री, मोटे राम शास्त्री आदि सब इतने आदमी अपने घर में हैं, तब बाहर कौन ब्राह्मण खोजने जाए? सोना, 7वां कौन है? मोटे राम, बुद्धि दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल घर से लेते जाना। मोटे राम, फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो। छी छी, पत्तल घर लाऊं? उस पत्तल में वो 7 कहां जो जजमान के घर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं सोनाराम शास्त्री। सोना, चलो, दिल लगी करते हो, भला मैं कैसे जाऊंगी? मोटे, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में अंतर क्या है जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनावा को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जाई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मैं बांध दूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? पेज 62। सोना हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटेराम, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेते हुए कहा, बड़ा मजा होगा। मोटे, बस अब विलंब न करो, तैयारी करो, चलो। सोना, कितनी फंकी बना लूं? ये मैं नहीं जानता, बस यही आदर्श रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आई। बोली, अच्छा, इन बुच्छुओं का क्या करूंगी? मोटे राम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उठा के रख देना, और क्या करोगी? सोना, हां जी, क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों न दूंगी। मोटे, तो अब क्या तुम्हारे बिछुए पहने हुए मैं नहीं जी कर रहा हूं? जीता हूं पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिच्छुओं के पुण्य से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं बिछुए न उतारूंगी। मोटे राम ने सोचकर कहा, अच्छा, पहने चलो, कोई हानि नहीं। गोवर्धन धारी ये बाधा भी हर लेंगे। बस पांव में बहुत से कपड़े लपेट लेना, मैं कह दूंगा पंडित जी के फीलक पांव हो गया है। क्यों, कैसी सूझी? पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखा और कहा, जन्म भर पढ़ा नहीं है। भाग 2।
संध्या समय पंडित जी ने 5 पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों को कोई काम न करने के पहले खूब सोच समझ कर लेना चाहिए कि कैसा क्या होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों को पता ठिकाना पूछना आरंभ किया तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? ये तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी। मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे, इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। मेरा कोई नाम न बतलाएगा। संसार में नामों की कमी नहीं। कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना पिता का नाम। बदले में कोई गाली नहीं लगती, ये कोई अपराध नहीं है। अगलू, आप ही बता दीजिए। मोटे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अगलू राम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे, खूब याद रख कर लो। बेनी राम के पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा, खूब याद रखना। छेदी राम के पिता हैं पंडित दमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी, तुम गंगू पांडे को बतलाना, खूब याद कर लो। अब रहे फेकूराम। हाँ बेटा, बतलाना सेतुराम पाठक। हो गए सब? हो गया, बस नामकरण। अच्छा, अब मैं परीक्षा लूंगा, होशियार रहना। हाँ तो अगलू, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? पंडित केशव पांडे। बेनी राम, तुम बताओ? दमड़ी तिवारी। छेदी, ये तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, मैं तो भूल गया। पेज 63। मोटेराम, भूल गए? पंडित के पुत्र होकर एक नाम भी याद नहीं रख सकते हो? बड़े दुख की बात है। तुम 5 का नाम याद है, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, मेरे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले रहे थे। उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि के द्वार ने आवाज दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सुध न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर आ गए। दोनों सज्जनों ने बचपन में गाढ़ी मित्रता थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते और यदि पंडित मोटेराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधक न हो सकता था। आज मोटेराम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ लेके जाना अपने घर वालों में से किसी को एक छोड़ देना, और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामणि ने ये समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटेराम ने मुंह लटकाकर कहा, कैसी बातें करते हो मित्र। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित कुछ समय बदल गया है या कि किसी ग्रह का फेर है। कोई झूठ भी तो नहीं बुलवाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई न कोई बात तो जरूर है मित्र, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है। मोटेराम, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा था। ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इन्हें कौन पूछेगा। चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा, लड़कों से ही इस बात का पता लगा सकता हूं। फेकूराम सबसे छोटा था। उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा, हमें भी सुनाओगे? मोटेराम ने फेकूराम को बोलने का अवसर न दिया। डरे कि कहीं ये सारा भांडा न फोड़ दे। बोले, अभी ये क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता है। फेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे सिर पर क्यों लेता? बहुत ही सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है, पंडित सेतुराम पाठक, हम याद भी कर लिए, तिस पर भी कहते हैं, हरदम खेलता है। ये कहते हुए रोना शुरू किया। चिंतामणि ने बालक को गले से लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया, तुम खूब पढ़ते हो। ये सेतुराम पाठक कौन है बेटा? मोटेराम ने बिगड़ कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आ जाते हो। सुन लिया होगा किसी का नाम, फेकू से जा बाहर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में न आ रहा था। पेज 64। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले, अच्छा, आप पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूं। तुम इतने स्वार्थी हो इसका मुझे गुमान न था।
आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटेराम की जी के पास उन्हें मनाने के लिए कुछ समय न था, फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं, फिर परीक्षा लेना। मोटेराम, जब कोई काम पड़ेगा तो मना लूंगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इसका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, बोलो। भवानी, गंगू पांडे। मोटे, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, फेकू, बता तो दिया, उस पर कहते हैं पढ़ता नहीं। मोटे, फिर बता दो। फेकू, सेतुराम पाठक तो हैं। फेउटेराम, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। आज मैं तुम साथ बैठेंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, हमें भी तो कोई नाम बता दो। मोटेराम ने रसिकता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन रूप सुकुल। सोना देवी ने लजाकर सिर झुका लिया। भाग 3। सोना देवी लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठकर तो चले गए थे, पर कौतूहलवश अभी भी द्वार पर दबके खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी, उससे ये ज्ञात हो गया कि कहीं निमंत्रण पर है, पर कहां, कौन से लोग निमंत्रित हैं, ये न ज्ञात हुआ। इतने में फेकू बाहर निकला तो उसे अपने गोद में उठा लिया और बोले, कहां नेवता है बेटा? अपनी जान में तो बहुत धीरे से पूछा, पर न जाने कैसे पंडित मोटेराम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकल आए। देखा तो चिंतामणि फेकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे हैं। लपक कर अपने लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतएव लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटेराम भी ये कहते हुए उनके पीछे भागे, क्यों उसे लिए जाते हो, धूर्त कहीं का, दुष्ट। चिंतामणि, कहे देता हूं, इसका नतीजा अच्छा न होगा, फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक न सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभाल के बाहर ही हुई थी कि दौड़ सकते थे, मगर मोटेराम जी एक एक पग आगे बढ़ना दुरुस्त हो रहा था। भैंस की भांति हांफते हुए, नाना प्रकार के विश्लेषणों का प्रयोग करते हुए दुबकी चाल से चले जाते थे। यद्यपि प्रति क्षण अंतर बढ़ता जाता और पीछा न छोड़ते। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के 2 महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो 2 गैंडे चिड़ियाघर से भागे हो। पेज 65। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक के पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित ये दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पे ही समाप्त होती, पर पंडित मोटेराम की धोती ढीली हो जाने के कारण उलझकर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिर ये दृश्य देखा तो रुक गए और फेकूराम से पूछा, क्यों बेटा, कहां है न्योता? फेकू, बता दे तो हमें मिठाई देंगे ना? चिंता, हां दूंगा, बताओ। फेकू, रानी के यहां। चिंता, कहां की रानी? फेकू, ये मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थीं। पंडित ने सोचा, सभी रानियों के द्वार पे चक्कर लगाऊंगा, जहां बोझ होगा वहां कुछ भीड़भाड़ होगी, पता चल जाएगा। ये निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटेराम जी के पास आए तो देखा कि वे पड़े कहरा रहे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। घबराकर पूछ पड़ा, गिर कैसे पड़े मित्र? यहां की कहीं गाड़ भी तो नहीं है? मोटे, तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को ले आओ, कुछ पूछना चाहो पूछो। चिंतामणि, मैं ये कपट व्यवहार नहीं करता, दिल लगी की थी, तुम तो बुरा मान गए। ले उठ बैठो राम का नाम लेकर, मैं सच कहता हूं, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटेराम, चल झूठा। चिंता, जनेयू हाथ में लेकर कहता हूं, मोटे, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंता, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? मोटे, इससे कहीं अधिक।
तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास न आए। चिंता, दूसरा ये बात कहता हूं तो मुंह उखाड़ लेता। मोटे, तो फिर आ जाओ। चिंता, पहले पंडिताइन से तो पूछाओ। मोटे राम ये भयसक व्यंग सह न सके, चल उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज रहे थे मानो सिंह की दहाड़ रहे हों, मगर ऐसा जान पड़ता था कि मानो दोनों पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटे राम, महाबली विक्रम बजरंगी। चिंता, भूत पिचास निकट नहीं आवे। मोटे, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंता, प्रभु कर रखिए लाज हमारी। मोटे, बिगड़ कर, ये हनुमान चालीसा में तो नहीं है। चिंता, ये तो मैंने स्वयं रचा है, क्या तुम्हारी तरह रटंत विद्या है, जितना कह दें उतना रच दें। पेज 66। मोटे, अबे हम रचने पर आ जाएं तो एक दिन में लाख स्तुतियां रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे है। दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोते राम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी की 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 बिस्वे। उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के दूर दूर तक जजमानी थे। ऐसे पुरुषों में सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तो कैसे इनकार किया जाए। इन तीनों महिलाओं ने सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री की अमृति, मजली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्रैपात से कम न थीं। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडित जी ने भी खूब कभी नहीं बहाया, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी। पर मजाल थी कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों ही एक हो जाती। ये पंडित जी की नीति चातुर्य का सुफल था। जो ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि मोटे राम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बकटुक भागे, पीछे फिर न देखा। चिंता जी ने भी बहुत ललकारा, पर मोटे राम के कदम न रुके। चिंता, अजी क्यों भागे, ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटे, मैं हार गया भाई, मैं हार गया। मोटे राम ने भागते हुए, दया करो भाई, दया करो। भाग 4। 8 बजते ही पंडित मोटे राम ने स्नान और पूजा करके कहा, विलंब नहीं करना चाहिए। फंकी तैयार है ना? सोना, फंकी लिए कब से बैठी हूं, तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितने देर घर में पूजा करते हो। मोटे, मैंने तुमसे 1 नहीं 1000 बार कह चुका हूं, मेरे कानों में बातें मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती मैंने कितना विलंब क्यों किया है। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि नहीं दी। जल्दी से जाने से अपमान होता है। यजमान समझता है कि लोभी है, भुक्कड़ है, इसलिए चातुर लोग विलंब से जाया करते हैं। इसमें यजमान समझे कि पंडित जी को इनकी सुधि नहीं है, भूल गए होंगे, बुलाने को आदमी भेजे। इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है वो मर भुक्खों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है। मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, कोई ना कोई आता होगा। लाओ थोड़ी फंकी। बालकों को खिला दी ना? सोना, उन्हें तो मैंने सांझ को ही खिला दी। मोटे, कोई सोया तो नहीं? सोना, आज भला कौन सोएगा, सब भूख भूख चिल्ला रहे हैं। मैंने तो 1-1 पैसे का चबेना मंगा दिया। सब के सब ऊपर खाकर बैठे हैं, सुनते ही नहीं, मारपीट हो रही है। मोटे राम ने दांत पीस कर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेला चबेना मंगाने का क्या काम था? चबेना खा लेंगे तो वहां क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं है तुम्हें। पेज 67। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हां, भूल तो हुई, पर सब के सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना नहीं जाता था। मोटे, रोते ही थे ना, रोने देती, रोने से उनका पेट न भरता,
बल्कि भूख और खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आकर आवाज दी, पंडित जी, महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं, अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और न आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता, मुझे तो बिल्कुल याद न थी। चलो हम शीघ्र पहुंचते हैं। भाग 5। 9 बजते बजते पंडित जी मोटे राम, बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार जा पहुंचे। बड़ी रानी विशाल काय एवं तेजस्विनी महिला थी। उस समय वे कारदोबीदार तकिया लगाए हुए तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को कहां से पकड़ लाए? मोटे राम, करता क्या, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आने स्वीकार ही नहीं किया। कोई किसी के यहां निमंत्रित है तो कोई किसी के यहां। मैं तो बहुत चकराया। अंत में मैंने जाकर उनसे कहा, आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़ा। तब जबरदस्ती प्रत्येक घर से जो बालक मिला उसे पकड़कर लाना पड़ा। क्यों फेकूराम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? फेकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए, लेकिन जब पंडित जी ने कोई प्रश्न पूछा और उधर रानी ने फेकूराम की प्रशंसा कर दी, तब तो वे अधीर हो गए। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम पंडित गंगू पांडे है। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम दमड़ी तिवारी है। बेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम पंडित मंगरू ओझा है। अलगूराम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? अलगूराम को उस वक्त पिता की निर्दिष्ट याद न आया, नहीं सूझा, नहीं कोई नाम ले। हस्त बुद्धिता खड़ा रहा। पंडित मोटे राम ने जब उसकी ओर दांत पीस कर देखा तो रहा सहा हवास भी गायब हो गया। फेकूराम ने कहा, हम बता दें, भैया भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम भूल गया? ये तो बड़ी विचित्र बात देखी। पेज 68। मोटे राम ने अलगू के पास जाकर कहा, क से है? अलगूराम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, अब तक क्यों चुप था? मोटे, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने तो सामान बहुत सा मंगवाया है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटे, सरकार, इन्हें बालक न समझे, इनमें जो सबसे छोटा है वो 2 पत्तल खाकर उठेगा। भाग 6। जब सामने पत्तलें पड़ गईं और भंडारी चांदी की थाली में से एक एक उत्तम पदार्थ लाकर पसरने लगा, तब पंडित मोटे राम जी की आंखें खुल गईं। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए। घी की ऐसी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है? मानो खा जाऊं फिर भी खाने को और जी चाहे। देवतागण इससे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पंडित जी को तो इसी वक्त अपने परम मित्र चिंतामणि की याद आई, मगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहां दूसरा कौन है जिससे लाग लपट करूं? लड़के तो 2-2 पत्तल में चे बोल जाएंगे, सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिन पर रंग न गठेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। ओह, बड़ी भूल हो गई, ये ख्याल ही पहले ना आया। रानी साहब से कहूं तो बुरा मानेंगे। जो कुछ भी हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार, आज्ञा हो तो कुछ कहूं? रानी, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटे, नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी न देखे थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लाऊं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, उनके जोड़े का इस नगर में दूसरा नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधी आई। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी।
और भोजन तो परोस दिया गया है। मोटे, मैं अभी जाता हूं सरकार, दौड़ते हुए आ जाऊंगा। रानी, मेरी मोटर ले जाइए। पर पंडित जी चलने को तैयार हुए तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है जी, क्यों उन्हें बुला रहे हो? मोटे, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, क्या मैं तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात है, दंगल की बात और है। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहां बल काम नहीं, साहस का काम है। बस यही हाल समझो, झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। पेज 69। सोना, कहीं लड़के सो जाएं तो? मोटे, और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं लूंगा। सोना, देख लेना, आज वो तुम्हें पछताएगा, उसके पेट में तो शनिचर है। मोटे, बुद्धि की तो सर्वस्व प्रधानता रहती है, ये न समझो कि भोजन करने की कोई विधा नहीं है, इसका भी एक शास्त्र है, जिसे मथुरा के शनिश्चरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है, अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता रहता है कि कौन सी वस्तु कहां रखूं। गंवार आदमी पहले ही हबक हबक करके खा लेता है और चट एक लोटा पानी पीकर हफर जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है, उसको कौन नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं देनी पड़ती। देर तक भोजन करते हुए से वो सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा। भाग 7। चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वो अपना परम हितैषी समझते थे, उसके लिए वे अपना प्राण देने को तैयार रहते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं, उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर तो कुछ जाता न था, अगर वे चिंतामणि जी को भी साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उन्हें दुत्कार देती? स्वार्थ के आगे कौन पूछता है। उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपकी जाती थी। अब सबके सामने पत्तल आ गई होगी और थाली में अमृतियां लिए भंडारी जी आए होंगे। ओहो, कितनी सुंदर, कोमल, कुकररी, रसीली अमृतियां होंगी। जब बेसन के लड्डू आए होंगे, कितने सुडौल मेवों से भरे हुए, घी से तरातर लड्डू होंगे, मुंह में रखते ही घुल जाते होंगे, जीभ भी न डुलानी पड़ती होगी। आहा, मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहां सड़ रहा हूं और वहां ये बयार। बड़े निर्दयी हो तुम मोटेराम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। अमृति देवी बोली, तुम इतना दिल क्यों छुटे करते हो, पितृ पक्ष में भी तो आ रहा है, ऐसे न जाने कितने आएंगे। चिंतामणि, आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था, लाओ तो पत्रा देखूं कौन सा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज आई, उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटेराम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई से गिर पड़े। मन में कहा, दुष्ट भोजन करके यहां मुझे बखान करने आया है। अमृति देवी ने पूछा, कौन है, ढाड़ी जार इतनी रात को जगावत है? मोटे, हम हैं, हमें गाली न दो। पेज 70। अमृति, अरे दुर्मुंह झौसे ते कौन है, कहते हैं हम हैं। हम तो जाने कौन हम हैं। मोटे, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो, खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। अमृति, ए दुर, तोरे मुंह का लगे, तोर लहास उठे, हमार देवर बनत है, ढाड़ी जार। मोटे, अरे हम हैं मोटेराम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती, चिंतामणि घर में है। अमृति ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार के भाव से बोली, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते थे, जब इतनी गालियां खाली तो बोल निकला, क्या है, क्या काम है। मोटे, कुछ नहीं, चिंतामणि को शुभ संवाद देने आया हूं, रानी साहिबा ने उन्हें याद किया है। अमृति, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेगी। मोटे, अभी भोजन कहां हुआ है, मैंने जब इनकी विद्या, कर्मनिष्ठा, सदविचार की प्रशंसा की तब मुग्ध हो गई, मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर ले आओ। क्या सो गए। चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता था कि चल के मोटेराम